हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है वोमिटिंग। आज हम वोमिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वोमिटिंग को एमेसिस के नाम से भी जानते हैं। वोमिटिंग को मेडिकल टर्म में एमेसिस कहा जाता है। अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो आप क्या बोलेंगे? हाइपर एमेसिस। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपको एमेसिस लिखा हुआ दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि वोमिटिंग के बारे में बात की जा रही है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। वोमिटिंग इज़ नॉट ए डिजीज़ इटसेल्फ। वोमिटिंग जो है वो कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। इट इज़ ए सिम्टम्स ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ डिजीजेस। ये एक तरीके का लक्षण है, सिम्टम्स है सर्टेन टाइप ऑफ डिजीजेस, कुछ बीमारियों का। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका ये सिम्टम्स होता है वोमिटिंग होना। वोमिटिंग इज़ द फोर्सेबल इम्पटिंग ऑफ द स्टमक। वोमिटिंग क्या है बेसिकली? वोमिटिंग जो है वो एक स्टमक के द्वारा वोमिटिंग में फोर्सफुल्ली एक्सपल्जन कराया जाता है, यानी कि फोर्सफुल्ली स्टमक को खाली करा देना, तो उसे ही वोमिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन की। वोमिटिंग इज द इनवॉलेंट्री फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ एंड समटाइम्स द नोज। वोमिटिंग इज द इनवॉलेंट्री, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है, यानी ये खुद से नहीं होती है या कोई खुद से करना भी नहीं चाहता है। तो इसमें होता क्या है? फोर्सफुल्ली एक्सपल्सन ऑफ द स्टमक कंटेंट। जो भी पर्सन ने खाया है, पिया है, जो भी स्टमक में उसके कंटेंट है, उसका फोर्सफुल्ली एक्सपल्सन करा देना, यानी ज़बरदस्ती उसे बाहर निकाल देना। थ्रू द माउथ एंड समटाइम्स द नोज। ये ज़्यादातर तो माउथ के थ्रू ही वोमिटिंग होती है, लेकिन कभी कभी ये नोज के थ्रू भी हो जाती है। सेकेंड डेफिनेशन है, नोजिया इज एन अनईजीनेस ऑफ द स्टमक दैट ऑफ्टन कम्स बिफोर वोमिटिंग। नोजिया क्या है? नोजिया वोमिटिंग होने के जस्ट पहले वाला प्रोसेस है। तो नोजिया इज एन अनईजीनेस, ये एक तरीके की बेचैनी है, ऑफ द स्टमक, स्टमक की, दैट ऑफ्टन कम्स बिफोर वोमिटिंग, जो वोमिटिंग होने के पहले होती है। अभी क्लियर है? वोमिटिंग यानी फोर्सफुल्ली एक्सपल्जन हो जाता है, स्टमक कंटेंट जो भी होता है उसका फोर्सफुल्ली एक्सपेल आउट हो जाना। और नोजिया क्या है? वोमिटिंग के जस्ट पहले का प्रोसेस। ये क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ वोमिटिंग। तो देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज नोजिया, सेकेंड वन इज रेचिंग एंड थर्ड वोमिटिंग। तो नोजिया में नोजिया एन इनवॉलेंट्री अर्ज टू वोमिट ऑफ्टन एसोसिएटेड विद ऑटोनोमिक इफेक्ट इंक्लूडिंग हाइपर सलाइवेशन, पैलोर एंड वोमिटिंग। नोजिया जो है वो एक एक तरीके की अर्ज उसमें फील होती है, अर्ज टू वोमिट। जब किसी पे पर्सन को वोमिटिंग होने वाली होती है, उसके पहले उसे बार बार कुछ टाइम पहले से महसूस होने लगता है कि मुझे वोमिट होने वाली है या हो जाएगी। तो अर्ज का महसूस होना, हाइपर सलाइवेशन होता है, सलाइवा बहुत ज़्यादा सिक्रिएट होता है, और पैलोर यानी कि फेस या बॉडी जो है वो येलोइश पड़ने लगती है, पैलोर होने लगती है और वोमिटिंग होती है। ठीक है, तो ये नोजिया जो है पहली स्टेज है। स्वेटिंग भी होती है इसमें, यानी फीलिंग टू अर्ज ऑफ वोमिट, वोमिट की अर्ज महसूस होगी, स्वेटिंग होगी, ये सारी चीज़ें महसूस होंगी। सेकंड है रेचिंग। रेचिंग को मतली के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है? फील होगा, वोमिट फील होगी, चक्कर आएगा, पेट में थोड़ा मूवमेंट टाइप का महसूस होगा, बेचैनी महसूस होगी, रेस्पिरेटरी मूवमेंट इसमें होने लगता है, और ओपन द ग्लॉटिस, ग्लॉटिस जो है उसके ओपन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है इसमें। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स और चेस्ट वॉल। रेचिंग का जो सेकंड प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? मसल्स जो हैं एब्डोमिन की और चेस्ट वॉल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं,
वोमिटिंग के लिए। नेक्स्ट है वोमिटिंग, एक्सपल्सन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू द स्टमक। एंड थर्ड और लास्ट स्टेज जो है वोमिटिंग, इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट जो भी होता है स्टमक का उसका एक्सपल्सन हो जाता है, फोर्सफुली एक्सपल्सन हो जाता है। अच्छा, इसमें और क्या होता है, वोमिटिंग जो थर्ड प्रोसेस है इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। नोजिया में क्या हो रहा था, नोजिया में सिर्फ अर्ज महसूस हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, स्वेटिंग हो रही थी, और रेचिंग में चक्कर आ रहा था और पेट में दर्द महसूस हो रहा था, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन मसल्स हो रहा था, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था बट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था। वोमिटिंग में थर्ड स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एब्डोमिनल एंड चेस्ट वॉल में, ठीक है, और स्टमक कंटेंट जो है वो बाहर आ रहा है। तीनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉजेस के बारे में। कॉजेस ऑफ वोमिटिंग, क्या क्या कारण होते हैं वोमिट होने के। अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की अगर अर्ली स्टेज है तो वोमिट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मेडिकेशन इंड्यूस्ड वोमिटिंग। मेडिकेशन में नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं, NSAI के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें जो है आइब्रूफेन या एस्पिरिन, ये मेडिकेशन से वोमिट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी में आइब्रूफेन और एस्पिरिन टैबलेट जो होती है उससे वोमिट देखने को मिल सकती है। और हाँ, अल्कोहल अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लिया है तो उससे भी वोमिट देखने को मिलेगी, या फिर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग किया है तो उससे भी चेस्ट वॉल्स जो हैं वो इरिटेट हो जाएंगी और मूवमेंट क्रिएट होगा जिसकी वजह से वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है इंटेंस पेन। इंटेंस पेन में बहुत ज़्यादा जब पेन हो रहा होता है, सेवियर पेन हो रहा होता है, तो उससे होता क्या है, ब्रेन का सर्कुलेशन जो है वो, ब्रेन का सर्कुलेशन कह सकते हैं, ब्रेन का फंक्शन जो है वो अल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वोमिट देखने को मिल सकती है। क्योंकि ब्रेन का जब फंक्शन अल्टर्ड हो रहा है तो जो मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है उसमें मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस सच एज फियर। इसमें भी वही रहेगा आपका, सच एज फियर यानी बहुत ज़्यादा पर्सन जो है वो डरा हुआ है तो भी उसके ब्रेन का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा, उस वजह से वोमिट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर डिजीज़। तो गॉल ब्लैडर की मतलब गॉल ब्लैडर की कोई भी डिजीज हो, चाहे वो पॉलीसिस्टाइसिस हो या फिर पॉलीलिथियासिस हो, इनमें भी वोमिट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजन में कोई भी ऐसा मतलब पॉइजन वाला कोई भी कंटामिनेटेड फूड इनटेक कर लिया जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी वो इरिटेट हो जाएगी। स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड जब स्टमक में जाएगा तो वो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर देगा, जिसकी वजह से वोमिट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इन्फेक्शन सच एज स्टमक फ्लू। इन्फेक्शन इसमें जब इन्फेक्शन यानी कोई भी कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस इंटेक कर लिया जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, इससे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होगी, जिसकी वजह से वोमिट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग, पर्सन ने मान लीजिए कुछ बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवर ईट कर लिया, उसकी जो नॉर्मल लिमिट है उससे उसने ज़्यादा इंटेक कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हाइपर एसिडिटी होगी, ठीक है। हाइपर एसिडिटी होगी तो इरिटेशन होगा, और इरिटेशन होगा तो फिर एक्सपल्जन होगा, जो भी स्टमक कंटेंट है वो उसका एक्सपल्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन टू सर्टेन स्मेल्स और ऑर्डर्स। कहीं पर भी अचानक से कोई बैड ऑर्डर्स या स्मेल देखने को मिल जाती है, इसकी वजह से भी वोमिट हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की कंडीशन में भी वोमिटिंग देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या ट्रॉमा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ब्रेन ट्यूमर में एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ होने लगती है। ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब ही होता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ होना। तो ऐसी कंडीशन में भी वोमिटिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अल्सर्स। अल्सर अल्सर पेप्टिक अल्सर और ओरल अल्सर दो तरीके के होते हैं। तो ओरल अल्सर में तो बहुत मतलब कॉमन नहीं होता है, पेप्टिक अल्सर कॉमन होता है। तो पेप्टिक अल्सर में अब देखिए, पेप्टिक अल्सर में ईसोफेजियस अल्सर भी हो सकता है, स्टमक अल्सर भी हो सकता है, या फिर ड्यूडेनल अल्सर भी हो सकता है। और अगर इन तीनों जगह पे है, इन ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम तीनों में अगर अल्सर हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में भी वोमिटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर। सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर लाइक ब्रेन कैंसर या ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, तो इसमें भी वोमिटिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स या और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल, जो पहले भी मैंने बताया था। बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इनहेल कर लिया, इंजेक्ट कर लिया, तो उसमें भी जो है वोमिटिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि स्टमक में जब टॉक्सिन्स ज़्यादा होंगे तो फिर इरिटेशन होगा वहाँ पर, और जिसकी वजह से वोमिटिंग होगी। नेक्स्ट है माइग्रेन। माइग्रेन में सेवियर पेन होता है, जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा डिस्टर्ब होता है, और जिस वजह से वोमिटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस देखिए, ये बहुत ही कॉमन है और ज़्यादातर लोगों के साथ में ये होता है। मोशन सिकनेस में आप जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, पर्सन की बॉडी जो होती है वो रेस्टिंग पीरियड में होती है, और कार चल रही है, पर्सन जो है वो रेस्टिंग पीरियड में और कार चल रही होती है, तो जिसकी वजह से मेडुला ऑब्लेंगेटा जो है वो डिस्टर्ब होता है, और इस वजह से वोमिटिंग फील होती है। ठीक है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो मेडुला ऑब्लेंगेटा की वजह से ही होता है, इसीलिए से वोमिटिंग सेंटर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि वोमिटिंग सेंटर पूछ लिया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? मेडुला ऑब्लेंगेटा। नेक्स्ट है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज आईसीपी। तो आईसीपी में क्या होता है, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो मेडुला ऑब्लेंगेटा जो है वो कंप्रेस होता है। क्यों? क्योंकि आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, स्वेलिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से मेडुला जो है वो कंप्रेस हो रहा है, और इस वजह से वोमिटिंग कॉज हो रही है। नेक्स्ट है किडनी इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शन, किडनी में जब इन्फेक्शन हुआ होता है और किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती है, तो बेसिकली होता क्या है, जो प्रोटीन होता है वहाँ पर वो जाकर के दूसरे हिस्से में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है। क्योंकि किडनी तो प्रॉपर वर्क कर नहीं रही है, इसकी वजह से प्रोटीन जो है वो अदर साइड पे इकट्ठा हो रहा है, और उसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से जब स्वेलिंग हो रही है वहाँ पे टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि स्वेलिंग हो रही तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हो जाएंगे, इसकी वजह से वोमिट होती है। नेक्स्ट है ब्लॉकेज इन योर बॉवेल विच मे बी कॉज्ड बाई अ हार्निया और गैलस्टोन, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। इन कंडीशंस में भी वोमिट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिम्टम्स ऑफ वोमिटिंग। सिम्टम्स तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि स्टमक वॉल्स में मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से स्टमक एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, फीवर हो सकता है, क्योंकि फीवर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में तो उसका साइन होता है फीवर, तो इसकी वजह से फीवर हो सकता है। लाइट हेडनेस होगा, सर में दर्द होगा, वर्टिगो, चक्कर आएंगे। क्यों? बिकॉज
ब्रेन फंक्शन अल्टर्ड हो रहा है इसलिए। रैपिड पल्स क्योंकि वोमिटिंग हो रही है तो डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो रैपिड पल्स होगी। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, जो मैंने पहले बताया ही है। ड्राई माउथ, डिहाइड्रेशन हो रहा है इसलिए ड्राई माउथ होगा। डिक्रीज यूरिनेशन, क्योंकि वोमिट के थ्रू जो भी वाटर कंटेंट है वो सब एक्सपेल आउट हो रहा है, इसकी वजह से यूरिनेशन भी डिक्रीज होगा। चेस्ट पेन होगा क्योंकि चेस्ट वॉल मूवमेंट करती हैं। फैंटिंग, थका हुआ फील करेगा। कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ब्रेन फंक्शन अल्टर्ड है। एक्सेसिव स्लीपीनेस, अभी डिहाइड्रेशन में पेशेंट है तो उसका बीपी भी लो होगा और उसे नींद भी बहुत ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशन की। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। पेशेंट को ये प्रॉब्लम कब से है, क्यों है, किस वजह से है, ये पूरा हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसको फिजिकली क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या दिख रहा है हमें। नेक्स्ट हम सीबीसी करा सकते हैं डब्ल्यूबीसी चेक करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट लेवल करा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा सकते हैं, बिकॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी में भी वोमिटिंग होती है। प्रोटीन वैल्यू करा सकते हैं और थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट पे एंटी एमिटिक ड्रग देंगे, लाइक डोमपेरिडोन, या फिर एडवाइस टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू रिड्यूस डिहाइड्रेशन, क्योंकि पेशेंट को एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है तो पेशेंट डिहाइड्रेशन हुए होगा, इस वजह से उसे एडवाइस करेंगे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिए या लिक्विड डाइट ले। नेक्स्ट है करेक्टिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। वोमिट हो रही है तो उससे इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे, उसके न्यूट्रिएंट लॉस होंगे, तो इस वजह से फ्लूइड एडमिनिस्टर करके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। यूजिंग कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट लिख गया है वहाँ पे। यूजिंग द कंफर्ट यूज करेंगे पेशेंट के लिए। रेस्टोरिंग फिजियोलॉजिकल बैलेंस, फिजियोलॉजिकल जो बैलेंस है पेशेंट का उसको रेस्टोर करेंगे कि पेशेंट जिस कंडीशन में है उससे ज़्यादा और ख़राब कंडीशन में ना जाए। उसकी हेल्थ को रेस्टोर करेंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेस्टोर करेंगे। शॉर्ट टर्म फास्टिंग कराएंगे, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वोमिट हो रही है तो उसे कुछ टाइम के लिए शॉर्ट फास्टिंग कराएंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे। गिव कोकोनट वाटर, नारियल पानी देंगे। स्मेलिंग और सकिंग ऑफ लेमन ऑरेंज, लेमन या ऑरेंज को स्मेल करने के लिए और शक करने के लिए एडवाइस करेंगे। फूट मसाज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग से कैसे प्रिवेंशन करेंगे। ईट लिटिल मील्स थ्रू आउट द डे इंस्टेड ऑफ 3 लार्ज मील्स। लिटिल मील्स, थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है, पूरे दिन में बहुत थोड़ा थोड़ा खाना है। 3 लार्ज मील की जगह थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है। ईट स्लोली, और धीरे धीरे खाना है, बहुत ही स्लो मोशन में खाना है। अवॉइड हार्ड डाइजेस्टिंग फूड, कोई ऐसा फूड या कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे जिसे डाइजेस्ट करने में स्टमक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। नेक्स्ट है कंज्यूम फूड दोज आर कोल्ड एट रूम टेम्परेचर। हम वही फूड कंज्यूम करेंगे जो रूम टेम्परेचर पे हो, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हॉट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं हम इंटेक करेंगे। रेस्ट आफ्टर ईटिंग विद हेड एलिवेटेड अबाउट 1 फीट अबाउट फूड, यानी कि लेग्स। पहली बात तो यह है कि कुछ भी खाने के बाद जस्ट बाद नहीं लेटना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं बैठ सकते, चल नहीं सकते, आपको लेटना ही है, तो फिर आप क्या करेंगे, हेड को फीट से 1 फीट अबव रखेंगे, एलिवेट करके रखेंगे। नेक्स्ट है ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। दिन में 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर जरूर लेंगे, क्यों, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है ट्राई टू ईट व्हेन फील लेस नॉजिएटेड। कुछ अगर खाना है तो उसी टाइम खाना है जब आपको
नोजिया वोमिटिंग ना फील हो रही हो या कम फील हो रही हो। ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव वोमिट हुए जा रही है और आप खाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू।